सो लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन। अभी सेमेस्टर 2 में फर्स्ट ईयर बीएससी सेमेस्टर 2 मैं जो आपको अभी पार्ट जो पढ़ा रहा हूँ वो है ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिक्स जो है काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स की फंडामेंटल ब्रांचेस में से एक है। तो फिजिक्स में हम नॉर्मली मैकेनिक्स मैकेनिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक स्पेशल केस मान सकते हैं आप ऑप्टिक्स को, क्योंकि जो मैक्सवेल आज से 150 साल पहले जो साइंटिस्ट था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इसने साबित कर दिखाया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से ही मिलके लाइट बनी है, और ऑप्टिक्स तो लाइट की पढ़ाई का ही नाम है। तो ऑप्टिक्स दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक हिस्सा है। तो फिजिक्स में हम लोग ब्रॉडली दो चीजें पढ़ते हैं, एक मैकेनिक्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ही ऑप्टिक्स भी आ जाता है। ऑप्टिक्स एक फंडामेंटल ब्रांच माना जा सकता है, जैसे कि बाकी सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि मैकेनिक्स है। इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी है एकदम फंडामेंटल, मैग्नेटिज्म एकदम फंडामेंटल, एंड देन फिर हीट लाइट साउंड भी जो आप पढ़ते हैं, हीट साउंड एंड ऑल, ये सब भी एकदम बेसिक चीज़ है। तो इन बेसिक चीज़ों में से एक है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के हायर वर्जन्स भी आ चुके हैं, जैसे क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स जो है आप पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन इस साल वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो कोई दूसरे मेरे कॉलीग पढ़ाएंगे। क्वांटम ऑप्टिक्स का एटलीस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, वो सब जो भी बात है वो तो होती रहेगी। आइए चैप्टर की तरफ ध्यान दें, समझें कि आखिर चैप्टर्स में क्या क्या है। तो 4 चैप्टर्स हैं। एक में तो पूरा लेंसेज से रिलेटेड डिटेल्स हैं, लेंसेज के बारे में है पहला चैप्टर, कि लेंसेज में व्हाट इज द मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। एक जो लेंस रहती है उसको आप अक्सर इस्तेमाल करते हो चीज़ें मैग्नीफाई करने के लिए, अच्छे से देखने के लिए। टेलीस्कोप में भी लेंस यूज होती है, माइक्रोस्कोप में भी लेंस यूज होती है। ज्योतिष लोग जो आपका हाथ देखते हैं, इधर से नहीं वहां से जाइए। तो ज्योतिष लोग जो आपका हाथ देखते हैं उसमें भी लेंस यूज होती है। तो कहने का मतलब ये है कि लेंस का जो इस्तेमाल है हर जगह होता है, और लगभग एक ही पर्पस के लिए होता है कि उससे बेहतर देखना है। वरना तो फिर हमारी आंखें भी तो है ना, तो लेंस वरना यूज क्यों करेंगे। तो इन जनरल यही उसका यूज है लेंस का। तो लेंस का मैग्निफिकेशन की पढ़ाई ये हमारे पहले चैप्टर में है, लेंसेज के मैग्निफिकेशन की पढ़ाई, लेंसेज की डेरिवेशंस, ये पहला चैप्टर हो गया। जो दूसरा चैप्टर है वो लेंसेज की बीमारी के बारे में, कि लेंसेज जैसी चीज़ों को भी बीमारी होती है। पतली लेंस को कम होती है, मोटी लेंस को ज़्यादा होती है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मोटापा एक अभिशाप है, मोटापे से बीमारियां आती हैं। तो अब बेचारी हमारी लेंस को भी बीमारी है, जिसे हम खास करके क्रोमैटिक एबरेशन और स्फेरिकल एबरेशन के नाम से जानते हैं, जो कि आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। 12th स्टैंडर्ड में ये था एबरेशंस, और 12th इन द सेंस सीबीएसई के लिए 12th, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए 11th में जो रे ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर था, रे ऑप्टिक्स तो उस चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं एबरेशंस के बारे में। थोड़ा सा, बहुत डिटेल तो नहीं था बट हम उसे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक चैप्टर वो हो गया। एक चैप्टर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को लेके, सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन, टेलीस्कोप की डेरिवेशन, सिंपल माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन, और आंखों से रिलेटेड और भी बातें। और एक चैप्टर इस चीज को डेडिकेटेड है, चौथा वाला,
कि इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, क्या नहीं होता है, इंटरफेरेंस कहां कहां देखने को मिलता है, उसके पीछे की थियरी क्या है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये 4 चैप्टर्स को 2 यूनिट में बांटा गया है। तो फर्स्ट ईयर बीएससी का जो सेकंड सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर बीएससी का जो सेकंड सेमेस्टर है, उस सेकंड सेमेस्टर में जो आपका ये ऑप्टिक्स का टॉपिक है, इसमें 2 यूनिट हैं, पहले 2 यूनिट। तो वो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 3 चैप्टर्स है और सेकंड यूनिट में एक ही चैप्टर है। तो पहले मैं आपको सेकंड यूनिट पढ़ाऊंगा जिसमें इंटरफेरेंस के बारे में है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद में वो जो 3 चैप्टर्स हैं उनको लगातार पढ़ते चले जाएंगे। ये थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट भी है, 3-4 या हद में हद 5 लेक्चर्स में खत्म हो जाना चाहिए, और बाकी के 3 चैप्टर्स को हम लोग 3-3 या 5-5 लेक्चर्स में खत्म करके, मतलब 20 लेक्चर्स में सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, 20 से 25 लेक्चर्स में। तो मेरा पार्ट पूरा 2 यूनिट का जो है खत्म हो जाएगा, राइट। सो लिसन वेरी केयरफुल, यहां से बताइए, यहां से बताइए, वहां से जाइए। सो लिसन वेरी केयरफुली, आपको बहुत ही गौर से चीजों को देखना है और समझना है। तो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरफेरेंस। नाउ कैन एनीबडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वेव ऑप्टिक्स में 12th स्टैंडर्ड में इंटरफेरेंस, क्या कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव तो पढ़ा है, बट इंटरफेरेंस ही क्या है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं मिस इकरा, मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रहा हूं। अच्छा, डार्क एंड जो ब्राइट वाले जो पैटर्न है वो आता है, राइट। इंटरफेरेंस इज बेसिकली, उस लड़की का कहना है जो इकरा सामने बैठी है, उसका ये कहना है कि इंटरफेरेंस एक फिनोमिनन है, इंटरफेरेंस जिसमें हमें ब्राइट एंड डार्क बैंड्स नजर आते हैं। तो जो हमारी स्क्रीन होती है, स्क्रीन, उस स्क्रीन के ऊपर हमें एक लेट्स से ब्राइट बैंड नजर आया, फिर एक डार्क पैच है, फिर वापस एक ब्राइट बैंड है, फिर एक डार्क पैच है, फिर एक ब्राइट बैंड है, ऐसा ऑल्टरनेटली काफी सारे हमें बैंड्स नजर आते हैं। तो इंटरफेरेंस को लूजली मैं ये कह सकता हूं कि इट इज अ फेनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड्स बाय 2 लाइट रेज या 2 लाइट वेव्स व्हेन दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। 2 लाइट वेव्स जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं तो उससे डार्क एंड ब्राइट बैंड्स बनते हैं। इसी फेनोमिनन, इसी प्रक्रिया को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। बहुत ही बचकानी सी चीज है। अब थोड़ा मैं और प्रिसाइज होना चाहूंगा। तो इंटरफेरेंस जो है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों का 12th क्लास जो है रिवाइज कर रहा हूं हल्का हल्का। यहां पे जो हमें इंटरफेरेंस पढ़ाने को दिया गया है फर्स्ट ईयर बीएससी में, वो इतना बेसिक नहीं है जितना कि आप लोग को 12th में मिला था। ये बहुत हाई लेवल का है, लेकिन 1 से 2 लेक्चर में पूरा डेडिकेट करूंगा सिर्फ 12th क्लास का इंटरफेरेंस पढ़ाने में, और उसके बाद में टेक ऑफ करूंगा टू द हायर लेवल, और फिर वो 2 या 3 लेक्चर में, 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। मतलब टोटल मिलाकर 6 लेक्चर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये एक तरीके का आपके लिए ब्रिज लेक्चर है, ठीक है। सो लिसन वेरी केयरफुली। फेनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, फ्रिंजेस या बैंड्स दोनों ही सेम वर्ड हैं। फ्रिंज बोल दो या बैंड्स बोल दो, एक ही बात है। तो फेनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स व्हेन 2 or more light waves superimpose on each other या interfere with each other is known as interference of light. So the definition is damn easy. Definition तो बहुत ही बचकाना है। 2 लाइट वेव्स के एक दूसरे पे चढ़ जाना और उसकी वजह से ब्राइट एंड डार्क बैंड बन जाना, उसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। समझ गए। अब इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, सभी लोग बहुत ही गौर से देखिएगा। हर बच्चे को इस क्लास में जो मौजूद है उसे ये समझ में आएगा। उसने भले जिंदगी में कभी ABCD भी ना पढ़ी हो फिजिक्स की, वो फिर भी समझ पाएगा कि मैं कर क्या रहा हूं। सो बहुत ही ध्यान से देखिए। यहां पर मेरे पास, चलिए कहानी से शुरू करते हैं। मैं डायरेक्टली फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूं। सो एक कहानी मैं बना रहा हूं आपके लिए। सब लोग ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं कल को जाके आपने BSc में बहुत अच्छे से पढ़ाई की, फिर आपने IIT JAM एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद आप IIT से MSc करने के लिए चले गए। IIT से MSc करके निकले तो बेसिकली आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च
या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पे आपको एक अच्छा पीएचडी मिल गया, पीएचडी गाइड मिल गया, एक अच्छा पीएचडी का टॉपिक मिल गया, आपने वहां से पीएचडी की, सीधा आप यूएसए निकल गए 2 साल का पोस्ट डॉक करने के लिए। पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक, पीएचडी से भी ऊपर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पीडीएफ, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप। तो आप वो करने के लिए यूएसए चले गए, एंड उसके बाद में आपको यूएसए में ही लेट्स से कि प्रोफेसरशिप मिल गई, एंड आपने वहां पे 8 लाख 10 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट कर दिया। फिर आपका लेकिन मन नहीं लगा क्योंकि वहां पे अच्छा खाने को नहीं मिलता था अपने इंडिया जैसा, तो आप वापस से बाइखला लौट आए, एंड लौट के आए लेकिन ढेर सारा पैसा जमा हो गया था 3 4 5 साल में। तो आपने क्या किया कि बेसिकली एक घर खरीद लिया, सोचा कि चलो छोटा मोटा एक घर ले लेते हैं, तो आपने जुहू पे जाके 7 करोड़ का घर ले लिया। सो लेट्स से कि जुहू बीच पर आपका 7 करोड़ का एक घर है। अब कुछ बच्चे मन में सोच रहे हैं कि भाई 7 करोड़ रुपए दिए और मिला एक झोपड़ा। अरे तो भैया ये बंबई है, बंबई के अंदर 7 8 करोड़ में बहुत छोटे छोटे घर ही आते हैं। मुंबई दुनिया की जो टॉप 20 कॉस्टलीस्ट सिटीज हैं उसमें से एक है। मुंबई जो है दुनिया की सबसे महंगी 20 सिटीज में से एक है। तो मुंबई में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव घर मिलते हैं, एंड ऊपर से जुहू बीच तो और भी एक्सपेंसिव है, बिकॉज वहाँ पे पूरा आपका स्टारी नेबरहुड है, स्टार्स रहते हैं। सो यू हैव अ स्टारी नेबरहुड, तो सब लोग स्टार्स रहते हैं। अमिताभ बच्चन का घर है, दूसरे लोगों का घर है, तो उनके बीच में हमने लिया, तो एक छोटा मोटा सा आपको एक ऐसा रहने के लिए मिल गया है, अब आप उसी में खुश हैं, तो आप भी एक तरीके के सेलिब्रिटी हैं, साइंटिस्ट बन चुके हैं आप। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये आपका घर है। अच्छा, अब आपने क्या किया कि थोड़ा बहुत पैसा जो था, मतलब इन्वेस्टमेंट्स भी किए, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे, म्यूचुअल फंड्स खरीदे, एलआईसी में पैसा डाला, तो आपके काफ़ी सारे पैसे जमा हो गए थे, बल्कि इतना जमा हो गया है कि पैसा रखने की जगह नहीं। मतलब पैसे को जो है दीमक खा रहे हैं, दीमक और कॉकरोच खा रहे हैं। तो रोज आपको 10 रुपए का नेफ्थलीन बॉल्स लाके उसमें डालना पड़ रहा है पैसे में, ताकि मतलब यानी कि कॉकरोच से बचा रहे। लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ रही है ताकि चींटियां पैसों को ना खा जाएं। सो पैसा कचरे की तरह है, तो आपने सोचा चलो यार एक यॉट खरीद लेते हैं, यॉट। तो आपने क्या किया, एक 5 करोड़ का यॉट भी ले लिया, सस्ता वाला, एक सस्ता वाला आपने 5 करोड़ का यॉट भी ले लिया। अब आप बोलेंगे सर यॉट क्या होता है? सो लिसन, लिखा ऐसे जाता है YACHT, लेकिन पढ़ा जाता है यॉट, यॉट। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, अगर आपको यॉट नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई भी खास करके साउथ इंडियन मूवी देखी है, तेलुगु तमिल मूवी देखी है, तो उसके अंदर काले कोट में, सफेद शर्ट में, टाई पहन के, काला चश्मा लगा के, हाथ में गनवन लेके जो माफिया लोग ड्रग डीलिंग करते हैं या कोई भी डीलिंग करते हैं, गैंगस्टर लोग, एक व्हाइट बोट के ऊपर समुद्र के बीच में जब उनकी डीलिंग चलती है, तो वो जो व्हाइट बोट है उसी को यॉट कहते हैं। तो ऐसा यॉट आप रख सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस लगता है, काफी पैसे लगते हैं, और इन जनरल उसका जो प्राइस है 5 करोड़ से शुरू होता है, और वो 100 200 300 करोड़ भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी लग्जूरियस यॉट है। तो आपने ये सस्ती वाली ऐसी जस्ट खरीद ली बस शौक किया तौर पे, ये करे तो करे क्या पैसे का, कहीं ना कहीं तो डालें। तो आपने 5 करोड़ की एक यॉट भी खरीद ली है। अब ये यॉट जो है आपके बीच हाउस पे पड़ी हुई है, तो बीच हाउस है तो यहाँ पे सैंड वैंड है, लेट्स से। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, यहां पर जो है समुंदर की लहरें आती हैं, आप शाम को मस्त एकदम बूस्ट और बॉर्नवीटा पीते पीते रास्ते पे टहलते हैं अपना कुत्ते को घुमाते हुए, एंड क्या होता है कि समुद्र की लहरें आती हैं, आपके पांव छूती और लौट जाती हैं, तो आपको अपने प्रभुत्व का एहसास होता है, आपको एहसास होता है कि हाँ अब मैं रियली सक्सेसफुल हो चुका हूं लाइफ में, कि समुद्र मेरे पैर चूम रहा है। सो बेसिकली आप बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। नाउ लिसन, लेकिन आपको ये बात मालूम है कि मून की वजह से, मून की ग्रेविटी की वजह से हाई टाइड्स भी आते हैं कभी कभार, है ना। सो हाई टाइड लो टाइड जो है वो तो होता है, कभी कभार नहीं होता, रेगुलर फेनोमेनन है, कभी कभार तो गलत कह दिया मैंने, रेगुलर फेनोमेनन है। सो हाई टाइड्स लो टाइड्स आते रहते हैं, लेकिन कभी कभार हद से ज्यादा भी चीजें
आ सकती हैं, ज्यादा मतलब यानी कि ऊंची लहर भी आ सकती है। तो ऐसा होता है कि एक आध बार अगर हद से ज्यादा ऊंची लहर आ जाती है, ज्यादा ऊंचा पानी का लेवल हो जाता है, तो कभी कभार पानी आपके घर में घुस जाता है, फिर आपका सोफा चलने लगता है, आपकी कंप्यूटर की टेबल चलने लगती है। तो अब इस चीज से बचने के लिए आपने क्या किया कि आपने एक ऊंची सी दीवार बना दी। सो यहां पर आपने एक दीवार बना दी। अब आप अपने घर में बैठ के आराम कर रहे हैं एंड लिसन वेरी केयरफुली, दुनिया को बदलने वाली थियरीज लिख रहे हैं। एक दिन सुबह सुबह अचानक में आपको काफी शोर आ रहा है, घर के बाहर से काफी ज्यादा शोर आ रहा है। अब आप समझ नहीं पा रहे कि इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं। तो जब आप बाहर जाते हैं, व्हेन यू गो आउटसाइड योर हाउस, यू सी दैट, आप देखते हैं कि देयर इज अ ब्रेक इन द वॉल, यहां से दीवार टूट चुकी है। अरे पानी के सामने जब पहाड़ नहीं टिक पाता, कोई चट्टानें नहीं टिक पाती, पानी अपना रास्ता बना के निकल जाता है, तो इस दीवार की क्या बिसात। तो बेसिकली ये दीवार कब तक पानी को होल्ड कर पाएगी। तो कहीं से कमजोर हो गई, वहीं से टूट गई और लहरें अंदर घुसना स्टार्ट कर देती हैं। एंड ये जो लहरें हैं जब अंदर आती हैं तो दे आर लाइक रॉकिंग योर यॉट अप एंड डाउन। सो बेसिकली ये अप एंड डाउन हिल रहा है, साइड में हिल रहा है, साइड किसी से टकरा रहा है, आवाजें पैदा हो रही हैं बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा शोर है और आसपास की चीजें भी बेसिकली अफेक्ट हो रही हैं। अब आप इससे परेशान हो गए, तो आपने क्या किया। लिसन, अगर आप एक नॉर्मल इंसान होते, अगर आप एक नॉर्मल इंसान होते, जो कि आप नहीं है, जो कि आप नहीं है, तो आप क्या करते कि जाते मार्केट, मार्केट से जाके सीमेंट लेके आते, ईंटें लेके आते, ब्रिक्स लेके आते, सीमेंट लाते, ब्रिक्स लाते और उस दीवार को भर देते और वापस से नॉर्मल सब चीजें हो जाती। लेकिन आप एक साइंटिस्ट हैं और आपने 9 दिसंबर का दोपहर 2:30 बजे का लेक्चर अटेंड किया हुआ है। तो बेसिकली आपको याद आ गया, आपको याद आ गया कि नहीं, हमने तो इंटरफेरेंस पढ़ा हुआ है। तो आपने क्या किया कि सीमेंट और ईंटें लाने के बजाय आप कुल्हाड़ी और फावड़ा लेके आ गए और आपने यहां से दीवार को तोड़ डाला। और जब आपने बाजू में से दीवार को तोड़ डाला तो अमिताभ बच्चन जी बाहर निकल के आए, बोले हाँ ये कौन पागल आ गया, ये कौन पागल हमारे बाजू में रहने के लिए आ गया। मतलब पहले ही परेशान था कि लहरें आ रही हैं अंदर और चीजों को हिला रही हैं, अब तो दूसरा इसने रास्ता बना दिया तो लहरें और ज्यादा आएंगी और इसको और ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन नहीं, आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपने जस्ट रैंडमली नहीं तोड़ा इसे, आपने सारे कैलकुलेशंस किए हैं, आपने अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ कैलकुलेट की है वाटर की वेव्स की, आपने कैलकुलेट किया है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज द प्लेस वेयर ऑल द एक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो आपने यहां से यहां का डिस्टेंस कैलकुलेट किया हुआ है, आपने हर चीज कैलकुलेट करके रखी हुई है इन अ प्रिसाइज मैनर। हम भी फॉर्मूला बनाएंगे आगे जाके, देखेंगे क्या क्या कैलकुलेशन लगता है, बट फिलहाल आप लोग सिर्फ कहानी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपने उसे यहां से वॉल को तोड़ा है, पहले वॉल सिर्फ यहां से टूटी हुई थी, अब आपने यहां से भी तोड़ दिया। तो एक्चुअल में जब जब लहर आएगी तो दोनों की दोनों स्लिट से बेसिकली घुसेगी एंड यहां पर आपको मिलेगा एक डार्क रीजन। डार्क रीजन का मतलब होता है मिनिमा, मिनिमा इन द सेंस यू कैन से के एक स्पॉट जहां पे वेव्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। लिसन वेरी केयरफुली, आपने क्या किया सुनिए। आपने इंटरफेरेंस का इस्तेमाल किया और वाटर की एक वेव को वाटर की दूसरी वेव से काट दिया है, तो देयर इज नो वेव हियर, यहां पे कोई भी वेव नहीं है। लेकिन जस्ट इसके बाजू में आप देखेंगे तो देयर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड यहां पे बहुत ज्यादा ऊंची वेव है। बट यहां पर जब आपने देखा तो यहां पर फिर आप देखते हैं कि देयर इज नो वेव एट ऑल, वेव हैज गॉट डिस्ट्रॉयड। यहां पे देखेंगे तो बहुत ऊंची वेव है, यहां पर वेव ऊंची है, यहां पे वेव नहीं है, यहां पे वेव ऊंची है, यहां पे वेव नहीं है। इस तरीके से पूरा पैटर्न बन जाएगा यहां पे। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या ये सच में पॉसिबल है, मतलब वेव से वेव को काट देना। यस, 100% पॉसिबल है, 100%। लिसन, ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं, घर पे ट्राई कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन डू दैट। देखिए सुनिए, घर इन द सेंस आसपास में अगर जैसे तालाब वालाब होगा, तालाब बेस्ट प्लेस है। तालाब के पास चले जाइए, अपने हाथ में लेट से के एक डंडा, ऐसे 2 डंडे ले लीजिए, डंडे, और डंडे पे ऐसा छोटा सा कोई सा बॉल टाई कर दीजिए, बांध दीजिए, बॉल टाई कर दीजिए। और क्या कीजिए सुनिए,
पहले इस डंडे से बॉल को लेके तालाब पे मारिए, तालाब रुका हुआ है, तालाब का पानी ठहरा हुआ है, आप ऐसे हल्के हल्के से मारिए, तो क्या होगा कि इसमें रिपल्स पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे। रिपल्स बनेंगे ना। अरे जैसे आप लोग तालाब में पत्थर छोड़ते हैं तो सर्कल्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं भाई, तो आप लोग रिपल्स बनाइए, समझ में आ रहा है, रिपल्स बनाइए इससे। अब रिपल्स बनाने के बाद आप क्या कीजिए, एक प्लास्टिक का बॉल लीजिए, प्लास्टिक का बॉल, वो प्लास्टिक का बॉल लेके ना ऐसा जस्ट पानी में कहीं तो रख दीजिए, कहीं भी रैंडमली रख दीजिए। आप एक बात नोटिस करेंगे कि पानी का बॉल ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऐसा उछलता है, बॉल आगे पीछे नहीं जाएगा। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि वेव्स एनर्जी है, इंफॉर्मेशन है, और एनर्जी और इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती है, लेकिन पार्टिकल्स आगे नहीं बढ़ते हैं, पार्टिकल्स जगह पे ऑसिलेट करते हैं। तो असलियत में जो सर्कल बड़ा होते होते दिख रहा है ना, वो दरअसल हो ये रहा है कि ये बंदा उछलता है फिर नीचे बैठ जाता है, बाजू वाला उछलता है नीचे बैठ जाता है, बाजू वाला उछलता है नीचे बैठ जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि सर्कल आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअल में ये पार्टिकल यहां से वहां नहीं जा रहा है, ये जगह पे ऑसिलेट करता है, सिर्फ जगह पे ऑसिलेट करता है। तो जो आपका जो बॉल, प्लास्टिक का बॉल आपने रखा है, तो वो जगह पे ऑसिलेट करेगा, जगह पे ऑसिलेट करेगा। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। मान लेते हैं कि ये लेफ्ट हैंड से जो आप बॉल मार रहे थे, इससे जो सर्कल्स पैदा हो रहे थे, बॉल की दूरी कुछ ऐसी थी कि वहां पर, लिसन वेरी केयरफुली, वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है कि देखो अभी मुझे कुछ थोड़ी से अजम्पशंस करने पड़ेंगे। तो ऐसा मान लेते हैं कि वहां पे पहले क्रेस्ट पहुंचता है, उसे बॉल को उठाता है, फिर नीचे ले जाता है, ऐसे करके कर रहा है, पहले क्रेस्ट पहुंच रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उसको ट्रफ नहीं मिल रहा है, ट्रफ भी मिलेगा, लेकिन लेट्स से कि पहले क्रेस्ट पहुंच रहा है। अब यहां देखिए, ये हाथ को रोक दीजिए, अब ये हाथ से आप मारना स्टार्ट कीजिए, ये हाथ से मारना स्टार्ट कीजिए, और इसको नोटिस कीजिए कि ये बॉल के साथ क्या करता है। इसने बॉल के साथ क्या किया, पहले ऊपर उछाला फिर नीचे लेके गया, ऊपर फिर नीचे, ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखिए। और ये वाला हाथ क्या कर रहा है, इस पे ध्यान दीजिए, ये वाला हाथ क्या कर रहा है, डिस्टेंस सेम नहीं है, मैंने बॉल को किधर भी रख दिया रैंडमली, किधर भी रख दिया, डिस्टेंस सेम नहीं है, यहां से वहां से डिस्टेंस सेम नहीं है, वरना सेम ही चीज होगी, सेम ही चीज होगी। अरे अगर यहां से क्रेस्ट पहुंच रहा है तो वहां से भी पहले क्रेस्ट पहुंचेगा, समझ में आ रहा है, मैंने रैंडमली रखा है। तो मान लेते हैं कि ये वाले हाथ से जब मैंने मारना स्टार्ट किया तालाब को, तो सर्कल्स बन रहे हैं, लेकिन पहले वहां पे ट्रफ पहुंच रहा है, ट्रफ। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्रेस्ट एंड व्हाट इज अ ट्रफ? हाँ, वेव का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? नहीं, उसे क्रेस्ट बोलते हैं ना। जो पहाड़ जैसा इलाका है उसे कहते हैं क्रेस्ट। हाँ क्या ना? अकल के पुतलो, मेरी बातें समझ पा रहे हो कि नहीं? उसे कहते हैं क्रेस्ट, राइट। ट्रफ किसे कहते हैं? नीचे वाला हिस्सा। ये देखिए, ये देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, ये दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर। ये अगर ये वेव है ऐसी जाती हुई, तो ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। अरे ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, समझ रहे हैं? ऊपर वाला पार्ट क्रेस्ट होता है, मीन पोजीशन के ऊपर वाला पार्ट क्रेस्ट है, नीचे वाला पार्ट ट्रफ है। अरे हाँ क्या ना भाई? तो सुनिए सुनिए सुनिए, हो क्या रहा है सुनिए। मान लेते हैं ये वाले हाथ से मारने पर पहले ट्रफ पहुंच रहा है और बाद में क्रेस्ट, तो बॉल पहले नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है। अब सुनिए, अब दोनों को हमने अगर मारना स्टार्ट किया एक साथ तो क्या होगा? लिसन वेरी वेरी केयरफुली। जब दोनों को मारना स्टार्ट किया तो ये वहां पे पहले क्या भेज रहा है? क्रेस्ट। और ये वहां पे क्या भेज रहा है? ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वो बॉल हिलेगा भी नहीं। ऐसा हजारों बार एक्सपेरिमेंट करके लैब्स में देखा जा चुका है। इट्स अ प्रूवन फैक्ट। सो वेव से वेव को काट सकते हैं, लेकिन बॉल को वहां से उठा के कहीं और रख दिया, और अगर वहां पे क्रेस्ट से क्रेस्ट मिले तो बॉल ज्यादा उछलता है, ज्यादा उछलता है। और अगर बॉल को उठा के कहीं और रख दिया, वहां पे पहले ट्रफ से ट्रफ मिले तो बॉल ज्यादा नीचे जाता है, ज्यादा नीचे। समझ में आ रहा है? तो वेव से वेव को काट सकते हैं, इस बात को समझिए प्लीज। वेव से वेव को काट सकते हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? अरे पानी का क्रेस्ट मतलब पानी का, ऐसे समझ लो एक पहाड़ आया और पानी का एक ऐसा वैली आया, वैली। यू अंडरस्टैंड? वैली एक ऐसा खाई जैसा आई, पानी की खाई। तो पहाड़ और खाई मिक्स होके खत्म हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं बेटा? लिसन लिसन, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। इज दिस थिंग विजिबल? ये दिख रहा है मेरा हाथ? यहां तक दिख रहा है? ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए, वो लाइन दिख रही है ना? बहुत ही गौर से सभी लोग नोटिस करेंगे। ये देखो, इस पॉइंट पर, इन दोनों के सामने जो ये पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट लगभग बीच में बनाया, मैंने बराबर बनाया,
तो वो जो पॉइंट है मुझे बताइए, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव? सुनिए, अगर क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिरे या ट्रफ पे ट्रफ गिरे उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, लेकिन क्रेस्ट पे ट्रफ गिर जाए उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, वो फ्लैट हो जाता है। अरे ट्रफ पे ट्रफ गिरेगा तो ज्यादा नीचे जाएगा, क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिरेगा तो ज्यादा ऊपर जाएगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लेकिन अगर क्रेस्ट पे ट्रफ गिर गया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मुझे ये बताइए यहां पे आपको क्या मिलेगा? यहां पे कंस्ट्रक्टिव ही मिलेगा, गारंटीड कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। लिसन 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 लिसन, अगर आपने यहां से कोई वेवफ्रंट छोड़ा जो ये इस तरीके से है, बिना कोई एंगल बनाए जा रहा है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है, तो इसकी वजह से जो वेवफ्रंट्स बनेंगे वो यहां पर गारंटीड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देंगे। अब वेवफ्रंट की भाषा में इस्तेमाल फिलहाल नहीं करना चाहता, मैं आपकी जिंदगी आसान बनाने के लिए सिंपल सा रेज बना रहा हूं, दो रेज बना रहा हूं। देखो, एक रे यहां से निकली और यहां गई, और एक रे यहां से निकली यहां गई। वैसे इन रेज को हम लोग रेज नहीं बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम, इंटरफेरेंस वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। तो वेव ऑप्टिक्स में रे को रे नहीं बोलते, वेव नॉर्मल बोलते हैं। रे का नाम चेंज हो चुका है, क्या बन चुका है? वेव नॉर्मल। तो ये दो वेव नॉर्मल्स हैं, वेव नॉर्मल्स। नाउ लिसन, जो वेव है उसकी शक्ल कैसी है ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये देखिए, अप डाउन, अप डाउन और अप। कितना वेव्स पहुंचा वहां पे? कितना वेवलेंथ लगा वहां पहुंचने के लिए? ढाई वेवलेंथ लगा है वहां पहुंचने के लिए। 3 कहां से हुआ? अरे अकल के पुतलो, 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ और आधा वेवलेंथ, 2.5 वेवलेंथ लगा ना वहां तक पहुंचने के लिए। अब इसका देखिए, अप डाउन अप डाउन अप। अरे हाँ क्या ना, इसका भी 2.5 लगा। अरे तो क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिरा के नहीं गिरा? तो कंस्ट्रक्टिव हुआ कि डिस्ट्रक्टिव हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अरे बाबा, दोनों मिलके पॉइंट को ब्राइट कर देंगे, ऊंचा कर देंगे, समझ में आया? मैक्सिमा बना देंगे। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो पॉइंट है P, यहां पे जो 2 वेव नॉर्मल्स पहुंच रही हैं, वो पॉइंट ब्राइट होगा कि डार्क? मैक्सिमा होगा कि मिनिमा? कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? बिल्कुल गलत जवाब। आपको मुझसे उल्टा सवाल पूछना चाहिए, सर पहले वेवलेंथ तो बना दीजिए, वेवलेंथ देखे बिना मैं बोलूं कैसे? अरे आपको पता है कि वहां पे क्या आने वाला है, कितनी वेवलेंथ आने वाली है, नहीं मालूम है ना? अबे अकल के पुतलो, बिना वेवलेंथ बताए आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पी पॉइंट पे क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा कि डार्क। यू कैन नॉट से। सो लेट्स चेक, लेट्स चेक। लिसन, ये इज दिस थिंग विजिबल? सो लुक हियर, ध्यान दीजिए। अप डाउन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, बराबर। अब ये देखिए, 1 2 3 3.5, 3 और 3.5। हाँ, डिस्ट्रक्टिव है ना? लिसन, सुनिए। इट्स ओके। नहीं, यू गाइज आर हैविंग अ साइंटिफिक डिस्कशन, इट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग। तो आप लोग, अच्छा है कि आप लोग साइंस में झगड़ रहे हैं, अच्छी बात है। सो लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान दीजिए बेटा, आसमानी कलर का लड़का प्लीज ध्यान दीजिए। सो यहां पर जो है 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ और 3 वेवलेंथ है, और यहां पर जो है 1 2 3 3.5 है। आधी वेवलेंथ का फर्क आ गया। अरे उसको, आधी वेवलेंथ को तो छोड़ो, अबे नजर तो आ रहा है ना कि एक का ट्रफ है और दूसरे का क्रेस्ट है, तो वो कैंसल हो जाएगा भाई, मर जाएगा वो, उस पॉइंट पे आएगा डार्क। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? 1 सेकंड, मैं विजिबल हूं यहाँ पे विजिबल हूं। 1 सेकंड, ध्यान से देखिए सभी लोग, एकदम ध्यान से देखिए प्लीज, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। समुंदर गायब कर दिया मैंने, क्या करेंगे अभी? इंसान पूरा धरती को तबाही कर रहे हैं, तो सच्चाई बयान की मैंने। सो लिसन वेरी केयरफुली, सब लोग ध्यान से देखिएगा। वही डायग्राम मैं वापस से बना रहा हूं, लेकिन लिसन सुनिए। ये जो पॉइंट था ओ, ये क्या था? ब्राइट। वो जो पॉइंट था P, वो था डार्क। अबे हाँ के ना? आप लोग, बच्चे लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ध्यान दे रहे हैं? प्लीज बहुत ही ध्यान से देखिए, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ये पॉइंट था ब्राइट, वो पॉइंट था डार्क। अब अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट ले लूं, तो ये पॉइंट ब्राइट है कि डार्क है? अरे अभी से नहीं बोल सकते रे बाबा,
अरे अभी से नहीं बोल सकते, पहले वेव्स बनानी पड़ेंगी फिर बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि अब आपके अंदर प्रेडिक्टिव पावर आ चुकी है, बिकॉज आपने एक ट्रेंड ऑब्जर्व कर लिया है, आपने ट्रेंड देख लिया है कि यहाँ पे ब्राइट है, यहाँ पे डार्क है, तो फिर ऑब्वियसली ऑल्टरनेटली एक और ब्राइट आना चाहिए, ब्राइट है डार्क है ब्राइट। लेकिन फिर भी देखे बिना आपको नहीं कुछ भी कहना है, जब तक आप वेवलेंथ ना चेक कर लें यू कांट से एनीथिंग। समझ में आ रहा है? अभी आप समझ गए हैं कि वहां पे ब्राइट आने वाला है, लेकिन फिर भी हमेशा फूंक फूंक के कदम रखिए, बिकॉज फिजिक्स गोज अगेंस्ट योर कॉमन सेंस इन जनरल। यहां पे तो आपका कॉमन सेंस काम कर रहा है, पर हर जगह काम नहीं करेगा। सो लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। ये देखो, क्रेस्ट ऑफ बन गया 1 2 3 3.5, 1 2 3 4 4.5। मैं बराबर बना नहीं पाया, बट 4.5 4.5 3.5 और 4.5 में कितनी वेवलेंथ का फर्क है? एक वेवलेंथ। अरे एक वेवलेंथ का फर्क कोई फर्क थोड़ी ना हुआ, वो तो फिर से क्रेस्ट पे क्रेस्ट ही आ जाएगा ना। अरे भैया क्रेस्ट पे क्रेस्ट था, आधा वेवलेंथ का फर्क बोला तो थोड़ा आगे पीछे हो गया, आधा वेवलेंथ का फर्क बोला तो फिर क्या होगा? इसका क्रेस्ट और उसका ट्रफ आएगा, ट्रफ मर जाएंगे। लेकिन अगर मैंने एक वेवलेंथ का फर्क बोला तो फिर और पीछे आ गया, तो इसका फिर एक ट्रफ बनेगा, फिर से क्रेस्ट बन के साथ ही आ जाएगा। अरे साथ ही आ जाएगा। अरे बाबा इसमें 3.5 है, इसमें 4.5। अरे बराबर नहीं बनाया मेरे भाई, बराबर नहीं बनाया, लेकिन वरना ये 4.5 है। 2 इतना, इतने में 3 आता, इतने में 4 आता, 4.5 बनता बराबर। मैं बना नहीं पाया बराबर से। अरे खोपड़ी में तुम्हारे बातें घुस रही है कि नहीं भाई? वेरी नाइस। तो थोड़ा कुछ ऐसा करके ऐसा बनाना था, लाइक दैट, देन दिस इज द एग्जैक्ट थिंग। आर यू गाइस एबल टू मेक सम सेंस? तो लिसन, ये जो है आपको मिला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब भी 1 वेवलेंथ का फर्क होगा, 2 वेवलेंथ का फर्क होगा, 3 वेवलेंथ का फर्क होगा, तो आपको मिलेगा ब्राइट। जहां पे फर्क होगा आधा वेवलेंथ का, यहां पे आधे वेवलेंथ का फर्क था, एक में 3 था एक में 3.5 था, तो बेसिकली वहां पे हो गया डार्क। यहाँ पे 3.5 है 4.5 है, ये हो गया ब्राइट। यहाँ पे था 3, यहाँ पे भी था 3, ये था ब्राइट। तो अगर रहेगा 25 और 26, ब्राइट के डार्क? ब्राइट। अगर 5 और 6, 11 और 16, 21 और 22.5, 22.5 और 25.5, डार्क। ब्राइट। वेरी नाइस, सो वेरी नाइस, अच्छे से पकड़ लिया आपने, वेरी गुड। अबे समझो, 22.5 25.5 रहा तो 3 का फर्क आ जाएगा, तो वो ब्राइट है। एक ऐसा रहा कि 21 और एक 22.5, तो फिर डार्क है। समझ में आ रहा है? एक 50 और एक 55, ब्राइट। एक 50 और एक 50.5, डार्क। समझ में आ रहा है? तो ऐसा है, फाइन। सो लिसन वेरी केयरफुली। अब आपको पूरा समझ में आ चुका है ना? तो इसी को आप चाहें तो मैथ्स की भाषा में लिख सकते हैं। मैथ्स की भाषा में S2P माइनस S1P इक्वल्स टू, सुनिए, इसकी लंबाई माइनस इसकी लंबाई, यानी कि कितना? 1 सेकेंड, यानी कि कितना? सुनो, लंबाई माइनस कर रहा हूं, इधर देखो, अबे ध्यान से देखो, इस लाइन के आगे इस लाइन के आगे लगभग सेम है दोनों। अबे इसमें भी 3.5 है, इसमें भी 3.5 है, फर्क यहां पड़ रहा है, फर्क यहां पे पड़ रहा है। तो ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे जो लंबाई में अलग है, अरे ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर, तो 10-10 तो एग्जैक्टली सेम वेवलेंथ कैरी करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा 2 है उसी में अगर आधी वेवलेंथ ही आ पाई, फिट हो पाई, तो डार्क बन जाएगा। उसी में अगर एक वेवलेंथ आ गई तो ब्राइट बन जाएगा। अरे यहां तो सब सेम है ना यार। अगर इस वाले में आधा एक्स्ट्रा रहा तो डार्क हो जाएगा। अगर एक एक्स्ट्रा रहा, जैसे कि अभी एक एक्स्ट्रा है तो ब्राइट हो जाएगा। अरे समझ में आ रही है बात है तुम्हारे कि नहीं? तो S2P S1P में अगर फर्क रहा 0 वेवलेंथ का, जैसे कि यहां पे होता है 0 वेवलेंथ का फर्क, या 1 वेवलेंथ का फर्क, या 2 वेवलेंथ का फर्क, या फिर n वेवलेंथ का फर्क, तो मिलेगा ब्राइट। और वही S2P माइनस S1P में अगर फर्क रहा हाफ लैम्डा, फिर क्या 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा, अबे आधा लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, तो बेसिकली क्या मिलेगा? डार्क। समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई? वेरी नाइस। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सुनिए, इसको लिखते हैं n लैम्डा और इसको लिखते हैं 2n-1
लैम्डा बाई टू। लैम्डा बाई टू कैसे लिखा देखिए, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू कॉमन है, लैम्डा बाई टू लिख दिया। अब ये देखो 1 3 5 ऑड नंबर से, ऑड नंबर ऐसे ही लिखा जाता है। इसमें तो कुछ भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा है। लेकिन थोड़ा अच्छा दिखे, खूबसूरत दिखे, तो चाहो तो 2 ऊपर और 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्या कह सकते हैं, इवन नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ, इवन नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ रहा, 2 आधा वेवलेंथ, 4 आधा वेवलेंथ, 6 आधा वेवलेंथ ब्राइट, 3 आधा वेवलेंथ डार्क, 1 आधा वेवलेंथ डार्क। अरे ऑड नंबर का आधा वेवलेंथ डार्क, इवन नंबर का आधा वेवलेंथ ब्राइट, ऑड नंबर का आधा वेवलेंथ डार्क, इवन नंबर का आधा वेवलेंथ ब्राइट। अरे 2n इज ऑलवेज इवन, 2n हमेशा इवन है। इवन नंबर बनाने की रेसिपी क्या है, कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इवन बन जाता है। फिर उस इवन में से 1 घटा दो, ऑड बन जाता है। अरे खोपड़ी में बातें तुम्हारे घुस रही है कि नहीं? कुछ कुछ बच्चे सोच रहे थे कि सर यहाँ पे है ना n लैम्डा बाई 2 लिखने वाले, गलती से सोच भी मत लेना। n लैम्डा बाई 2 लिखा, n में डालोगे 1 2 3 4, 2 डाल दिया तो 2 2 कैंसिल होके 1 लैम्डा आ जाएगा। लेकिन 1 लैम्डा में थोड़ी ना डार्क आता है, अबे 1 लैम्डा में तो ब्राइट आता है, तो इसलिए ऐसा नहीं लिखा मैंने, समझे? उसको n लैम्डा भले लिखा था, लेकिन इसको n लैम्डा बाई 2 नहीं लिख सकते, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बातें तुम्हारी कि नहीं? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये आपको समझ में आ गया, राइट? अब मान लेते हैं कि दुनिया में रिसेशन आ गया। अब जब रिसेशन आया तो बेसिकली शेयर मार्केट क्रैश हो गया, आपका साइंटिस्ट वाला लेट से जॉब भी चला गया। बल्कि आपको पता नहीं किस बेवकूफ ने बता दिया था कि पैसे पूरे के पूरे बिटकॉइन में लगा दो, क्रिप्टो करेंसी में लगा दो, मतलब अलग अलग, इस पे टीम बनाओ, उस पे टीम बनाओ, ये खेलो वो खेलो, दुनिया भर की चीजें आपको कही गई थी। लेट से हो सकता है चीजों में पैसा बनता भी हो, लेकिन आपने एक साथ पूरा पैसा लगा दिया और उस टाइम पे आ गया रिसेशन, आपको अपना घर 7 करोड़ का बेचना पड़ा, 5 करोड़ की यॉट भी बिक गई, बच्चे कुछ पैसे थे वो भी खत्म हो गए। अब आपके पास मुश्किल से 50-60 लाख रुपए बचा है, तो आपने जाके मुंब्रा में 2 BHK ले लिया। सो लिसन, अब फाइनली आप मुंब्रा लौट चुके हैं एंड वहां पर आपने 2 BHK ले लिया है, तो आप मुंब्रा के 2 BHK में रह रहे हैं। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, शांत हो जाइए, बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो आपने मुंब्रा में 2 BHK ले लिया है, आप एक 60 लाख के घर में अब रह रहे हैं, सुकून से आराम से जिंदगी कट रही है। पुरानी यादें जब आती हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट कोई बात नहीं, जैसे भी जिंदगी गुजार लेंगे। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, अब आप पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ी सी और आप कुछ ऐसी थियरी लिखना चाह रहे हैं कि फिर से दुनिया में आपका नाम हो जाए, और आपको बिल्कुल ब्रेक थ्रू मिलने ही वाला है। मतलब समझ लीजिए कि कुछ लास्ट चीज बच गई है, अगर वहां तक पहुंच गए तो आपकी थियरी पूरी दुनिया में सक्सेसफुल हो जाएगी। वो कर ही रहे थे, आप जगह पे बैठ के पढ़ाई कर ही रहे थे, लेकिन हुआ ये कि आपके घर में आपके छोटे भाई का बर्थडे है। अब उसका बर्थडे है तो उस शैतान ने, उस मरदूद ने बेसिकली म्यूजिक प्ले करना स्टार्ट कर दिया। अब वो म्यूजिक प्ले कर रहा है तो यहां पर कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस, कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस आप तक पहुंच रहे हैं और आपके कान फटे जा रहे हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? क्या ऐसा कुछ करेंगे कि जाएंगे भाई के पास, उसको टपली मार के बाहर निकालेंगे, चल भाग? नहीं, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो घर का लाडला बेटा है, उसे कोई छू नहीं सकता है। और वैसे भी बर्थडे है यार, बर्थडे में सब अलाउड है। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो आप मार्केट जाएंगे, मार्केट से एग्जैक्टली सेम कंपनी का सेम टेप रिकॉर्डर खरीद के लाएंगे और उसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखेंगे। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखने के बाद सेम गाना सेम नोट पे बजाएंगे। जैसे इसमें बज रहा है तेरा 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 सुरूर, तो यहां पे भी वही बजना चाहिए, एग्जैक्टली सेम गाना बजना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर केसरिया गाओ, अबे समझो। सो लिसन, तो आपको सेम नोट पे बजाना है। सेम नोट पे बजाते ही ये कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस एक दूसरे को किल कर देंगे। तो ये कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन को किल कर देंगे और बिल्कुल नॉर्मल
हो जाएगा साउंड और वहां से गायब हो जाएगा। यहां से आप साउंड को गायब करके आप साइलेंट जोन क्रिएट कर पाएंगे। तो आप बैठे हुए हैं, दो टेप रिकॉर्डर हैं, साथ में बज रहे हैं, बट साउंड से साउंड को आपने काट डाला और वहां पर आपकी कुर्सी पे साउंड नहीं पहुंच रहा है, यहां पे साइलेंट जोन है। लेकिन जस्ट बाजू में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा लाउडनेस है, उसके जस्ट बाजू में साइलेंट जोन है, इसके यहां पे लाउडनेस बहुत ज्यादा है। लिसन, आप सोच रहे होगे सर ये तो नामुमकिन लग रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, ये 100% टेस्ट किया जा चुका है। यहां तक के जो वर्ल्ड के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, MIT के प्रोफेसर हैं, वॉल्टर ल्यूइन जिनका नाम है, उन्होंने अपने क्लासरूम के अंदर ही ऐसा करके दिखाया है। अपने क्लासरूम के अंदर ही कुछ बच्चे थे जिन्हें सुनाई नहीं दे रहा है साउंड, कुछ बच्चे को साउंड सुनाई दे रहा है, कुछ बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा आप बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग। बट ये सारी चीजें करना यहां मेरे लिए पॉसिबल नहीं इतनी आसानी से, बिकॉज लिसन, इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड टाइम। इतना टाइम हमारे पास होता नहीं इंडिया में। लिसन वेरी केयरफुली, ये किया जा सकता है। इसको पूरी तरीके से करने के लिए 8 कंडीशंस हैं इंटरफेरेंस की जो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर इसे करके दिखाना है, 8 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और आमतौर पे ऐसी 8 कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होती हैं, इसीलिए इंटरफेरेंस हमको देखने मिलता नहीं है। हमने तो बल्कि उल्टा ये देखा है कि एक लाउड स्पीकर के बदले 2 लाउड स्पीकर लगाया तो और धमाका होता है। अरे तो कहीं भी रास्ते पे प्रोसेशन निकल रहा है, लोग भाग रहे हैं, गाने बज रहे हैं, वहां पे तो 5-5 स्पीकर है, तो वहां पे साइलेंट जोन बनना चाहिए, लेकिन कभी नहीं बनता है, क्योंकि वो 8 कंडीशन इंटरफेरेंस की सेटिस्फाई नहीं होती है। वो 8 कंडीशंस क्या है हम जानेंगे अगले एपिसोड में, बट ऐसा किया जा सकता है। आपको समझ में आया? तो इंटरफेरेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है, तो इसे और जानने के लिए डिटेल में हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।